हेलो स्टूडेंट्स, हेलो पोपट, हेलो रिया, हेलो बहुत सारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। लॉकडाउन खत्म हो चुका है लेकिन अभी जो पोजीशन चल रही है वो भी कोई लॉकडाउन से कम नहीं है। और इस दौरान मेरे ऑफिस में बहुत बार आप में से एक स्टूडेंट चक्कर लगाते रहता है, मेरा दिमाग खाते रहता है कि सर आप क्लास कब ले रहे, क्लास कब ले रहे, कोई फोन करते रहता है। अच्छा, जो चक्कर लगाता है आप पहचान सकते कौन होगा चक्कर लगाने वाला? भटकती आत्मा। अच्छा, भटकती बोला तो आप समझ गए होंगे कि लड़का नहीं लड़की होंगी। तो सही पहचान रहे हो, सही जा रहे हो। सिमरन है जो मेरे ऑफिस में चक्कर लगाती है, सर क्लास कब लेंगे कब लेंगे। तो लो, मैंने क्लास शुरू कर दी। आज से हम हमारी फाइनल ईयर की क्लास शुरू करते हैं। फाइनली नागपुर यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेने के लिए रेडी है। और जो एग्जाम लेगी, अब एग्जाम लेगी तो कैसे लेगी? आप सबने सुना ही होगा कि एमसीक्यूज पैटर्न के अनुसार आपकी एग्जाम होने वाली है। और जो एग्जाम होगी हर एक सब्जेक्ट की, जो 100 मार्क्स उन सब्जेक्ट को अलॉटेड है, उन 100 मार्क्स का ही रहेगा। एग्जाम 100 मार्क का ही रहेगा, लेकिन 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स कॉलेज के हाथ में रहेंगे, जो कॉलेज अपने मुताबिक देगा। आपने जो साल भर उपद्रव करके रखा होगा उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज अभी आपको 50 में से कुछ तो भी मार्क्स अलॉट करेगा। या यह भी हो सकता है कि कॉलेज को उस पोट्टे के थोबड़े ही याद ना आए और कुछ तो भी मार्क्स वो अपने मन से अलॉट करे, यह भी हो सकता है उसमें। और जो बचे हुए 50 मार्क है, उन 50 मार्क को लेके नागपुर यूनिवर्सिटी आपका पेपर लेने वाली है। और वो पेपर एमसीक्यूज के ऊपर आधारित रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कौन बनेगा करोड़पति। जहां आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। सर इसमें 50-50 लाइफलाइन नहीं है क्या? 50-50 लाइफलाइन नहीं है। हां, लेकिन 50-50 लाइफलाइन लाने की कोशिश ताराचंद सर पक्का करेंगे। हां, लेकिन एक प्रकार का 50-50 लाइफलाइन नागपुर यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है आपको, कि आपको 50 मार्क का जो पेपर आएगा उसमें 50 एमसीक्यूज नहीं, सिर्फ 25 ही एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। वैसे टोटल एमसीक्यूज जो आपको आएंगे वो टोटल एमसीक्यूज आएंगे 50, लेकिन 50 में से आपने सॉल्व करने हैं 25, सिर्फ 25। यानी हमने अगर पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़ाना तो भी सिमरन चलेगा। 50 में से आप 25 एमसीक्यूज तो कभी भी सॉल्व कर सकते, क्योंकि नागपुर यूनिवर्सिटी का बोलना था कि यार हर एक बच्चे का जब तक के लॉकडाउन लगा 14 मार्च मेरे ख्याल से, तब तक के किसी के 2 यूनिट्स हुए होंगे पढ़ने, किसी के 3, कोई आखिरी से पढ़ाना शुरू करता है लास्ट यूनिट से, कोई फर्स्ट यूनिट से पढ़ाना शुरू करता है। तो हर एक का अलग अलग टॉपिक हुआ होगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि नागपुर यूनिवर्सिटी का कहना था कि आप 25 ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करिए और 25 मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स ईच एमसीक्यू, ऐसे 50 मार्क का पेपर सॉल्व करिए। एमसीक्यूज आएंगे 50, लेकिन 50 में से सॉल्व कितने करने हैं? सिर्फ 25। बात समझ में आई? तो अभी 25 एमसीक्यूज के लिए हमने मेहनत करनी है, इतना समझ लो। और उन 25 एमसीक्यूज के मार्क्स अगर आपको चाहिए तो हम आज से हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस शुरू करेंगे। और अभी मैं जितने भी प्रैक्टिकल आपको पढ़ाऊंगा, पहले प्रैक्टिकल पढ़ा देता, थ्योरेटिकल आप भी पढ़ सकते हैं या ऊपर ही ऊपर हम भी पढ़ा देंगे। और बिजनेस फाइनेंस के थ्योरेटिकल की मैं बात करूं तो कुछ मैं और कुछ प्राची मैम आपको पढ़ा के देंगी। और आज से हम बिजनेस फाइनेंस का एक टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग नाम का टॉपिक आज से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग नाम का टॉपिक आज से हम शुरू करेंगे। और मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, प्रॉब्लम्स भी मैं ही सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उनको लेके एमसीक्यूज बाद में हम टॉपिक खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज मैंने बना लिए हैं, उनमें से आया तो इज योर गुड लक, इतना पक्का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सिमरन कैपिटल बजटिंग।
देख बेटो पोपट, बराबर देख, बराबर ध्यान रख, बहुत फोन करता। अब कैपिटल बजटिंग अगर हमने पढ़ना है तो सबसे पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग। इस टॉपिक का जो नाम है कैपिटल बजटिंग, इसका मतलब क्या है? तो कैपिटल बजटिंग का मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कैपिटल बजटिंग मींस अ प्लानिंग इन एडवांस अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर सर? तो वो भी मैंने नीचे दिया हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा। सर जैसे कि मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने प्लांट खरीदा, मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने मशीन खरीदा, बिजनेस का खर्चा हुआ ना, नो डाउट खर्चा हुआ, लेकिन ये ऐसे खर्चे हैं जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा, और लॉन्ग टर्म मिलने वाले बेनिफिट्स देने वाले खर्चे नहीं, बिजनेस की असेट्स कहलाते। तो ये टॉपिक खास करके किस बात को लेके बना हुआ है? देखो लिखा हुआ है इज अ प्लानिंग, कैपिटल बजटिंग मींस अ प्लानिंग इन एडवांस अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदा, जो आपने असेट्स खरीदी, उन असेट के बारे में एडवांस में प्लानिंग करना कि वो असेट, कौन सी असेट आपको हाईएस्ट रिटर्न देगी, इस बात को लेके डिसीजन लेना, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग का सिंपल मतलब निकलता है इज प्लानिंग इन एडवांस अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? इज अ प्लानिंग इन एडवांस अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसे खर्चे जिस खर्चे का बेनिफिट बिजनेस को लॉन्ग टर्म मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाले खर्चे जैसे कि मशीन खरीदी, प्लांट खरीदा। तो मुझे इस टॉपिक में यह देखना है कि मेरे सामने अगर दो मशीनरीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अगर मशीनरी नंबर एक्स है, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, ये रही मशीनरी एक्स, मेरे सामने दो मशीन है, दिस इज माय प्लांट या मशीन नंबर एक्स, मशीन नंबर एक्स, और ये रही मेरे लिए मशीन नंबर वाई, ये रही मशीन नंबर एक्स और ये रही मशीन नंबर वाई। मेरे सामने स्क्रीन पे दो मशीन आप देख रहे होंगे, तो मुझे तय करना है दिस इज माय मशीन नंबर एक्स एंड दिस इज माय मशीन नंबर वाई। तो मुझे तय करना है कि दोनों मशीन में से मैंने कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए। इस डिसीजन को लेके ये टॉपिक बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। इज अ प्लानिंग इन एडवांस अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ना। तो मेरे सामने दोस्तों दो मशीन है, मशीन एक्स, मशीन वाई। दोनों मशीन में से मैंने कौन सी मशीन खरीद के अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, दिस डिसीजन, ये डिसीजन अगर आपको लेना है तो आपको कैपिटल बजट नाम के टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा। वो आपको मदद करेंगे इन दोनों में से एक मशीन खरीदने के लिए, बेटर डिसीजन देने के लिए, है ना। ऐसे ये डिसीजन सिर्फ मशीन को लेके नहीं होता, बहुत सारे बातों को लेके होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने मान के चलिए दो प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक है रिफाइनरी प्रोजेक्ट और दूसरा है मेरे सामने होटलिंग प्रोजेक्ट। दूसरा मेरे सामने है होटलिंग प्रोजेक्ट, ये रहा ताज होटल। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चे ये गए भी होंगे, देखा भी होगा बॉम्बे में। सिमरन तो गई होंगी मैं जहां तक के जानता, और पोपट भी उड़ते उड़ते तो गया होगा। तो पोपट मेरे सामने दो प्रोजेक्ट है, एक है रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ये है रिफाइनरी प्रोजेक्ट जहां रिफाइन किया जाता है, ऑयल को रिफाइन किया जाता है, इज अ रिफाइनरी प्रोजेक्ट। और ये है मेरा होटलिंग प्रोजेक्ट। अब दोनों प्रोजेक्ट में से किस प्रोजेक्ट में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और उसे खरीदना चाहिए, यह मुझे डिसीजन लेना है। तो इसमें मुझे मदद करेगा कैपिटल बजटिंग नाम के टेक्निक, उसके मेथड्स मदद करेंगे।
सर ऐसा क्यों नहीं करते, अक्कड़ बक्कम बॉम्बे बो कौन वगैरह वगैरह, ऐसा क्यों नहीं करते? तो ऐसा इसलिए नहीं करेंगे रिया, क्योंकि इस डिसीजन को लेते समय बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे कि सर कौन सी मशीन खरीदूं, कौन सा प्रोजेक्ट खरीदूं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि मशीन की कॉस्ट है, मशीन की लाइफ है, जैसे कि हर साल का प्रॉफिट है, कि कौन सा, हर एक मशीन का आउटपुट प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग होती है यार। कोई सालाना 10,000 फैन मैन्युफैक्चर करती, कोई सालाना 8,000 फैन मैन्युफैक्चर करती। हर एक की प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग है, हर एक का लाइफ अलग है, हर एक की कॉस्ट अलग है, हर एक की सैल्वेज स्क्रैप वैल्यू, जब मशीन बिकेगी ना 10 साल बाद, तब उसकी स्क्रैप वैल्यू डिफरेंट है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स उस डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे। इन सबको कंसीडर करते हुए मुझे यह डिसीजन लेना है कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट खरीदना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा टॉपिक का जन्म हुआ? कैपिटल बजटिंग। इसलिए तो उसकी डेफिनेशन लिखी गई है, इज अ प्लानिंग इन एडवांस अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लानिंग बोले तो असेट खरीदने का प्लानिंग एडवांस में। समझ गया सबको टॉपिक का कॉन्सेप्ट? एमसीक्यू आए तो ध्यान में रखना, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? इज अ बजट यानी प्लानिंग इन एडवांस अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का प्लानिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो असेट खरीदने का प्लानिंग एडवांस में। ठीक है, चलो अब इस प्लानिंग को करते समय, सबसे पहले इस प्लानिंग को करते समय, इस डिसीजन को लेते समय, बहुत सारे डिसीजन के थ्रू आप इस डिसीजन को, बहुत सारे मेथड्स के थ्रू आप इस डिसीजन को ले सकते हैं। इसलिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेथड्स ऑफ, वेरियस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग दिख रहा है क्या सबको? वेरियस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये डिफरेंट मेथड्स है जिनको आप अप्लाई करके आपका डिसीजन ले सकते हैं कि यार मैंने कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, मशीन एक्स की मशीन वाई, मैंने कौन से प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, होटल प्रोजेक्ट या रिफाइनरी प्रोजेक्ट। सही है? अच्छा, अब इसके लिए डिफरेंट मेथड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिनमें से एक है पे बैक पीरियड मेथड, एक है डिस्काउंटेड पीबीपी पे बैक पीरियड मेथड, एक है एनुअल रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, देन एक है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एक है आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इन सारे मेथड्स को लेके आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। हर एक, सर कौन सी सारे मेथड चिपका लेने का क्या डिसीजन लेते समय? नहीं बे, डिपेंड करता है तू क्या चाहता है, तेरे ऊपर डिपेंड करेगा तू क्या चाहता है, उस अकॉर्डिंगली मैं मेथड अप्लाई करूंगा। और हर एक मेथड के अपने कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो भी एमसीक्यूज में आएंगे। इसलिए जब आप कॉन्सेप्चुअली लेक्चर सुनोगे तो बराबर पोपट दिमाग और मुंह खुला रख के सुनना, मुंह के थ्रू दिमाग में जाएंगी ना बात, हाँ कान भी खुले रखना, ठीक है, कान के थ्रू जाएगी। तो इसलिए आप बराबर कंसंट्रेट करिए सिमरन, और इधर उधर की नोक झोंक कम करिए और लेक्चर बराबर सुनिए। तो इनमें से डिफरेंट मेथड है, जिसमें से आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं पे बैक पीरियड मेथड। अब पे बैक पीरियड मेथड, सर इसका मतलब क्या है? पे बैक, मैंने जो पे किया पैसा, जैसे कोई मशीन मैंने खरीदी 1 लाख में, तो मैंने जो 1 लाख रुपए पे किए वो मुझे बैक कितने दिनों में मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड मेथड। बात समझ में आई? उसे बोला जाएगा पे बैक पीरियड मेथड। तो मुझे पे बैक पीरियड निकालना है, पे बैक पीरियड मेथड अप्लाई करनी है। अब सबसे पहले पे बैक पीरियड, मैंने जो पैसा पे किया वो मुझे बैक कितने दिनों में मिलेगा, ये मुझे देखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला बना है, पे बैक पीरियड मेथड में 2 फॉर्मूले हैं। इफ द कैश इनफ्लो पर एनम इज कांस्टेंट एंड इफ कैश इनफ्लो पर एनम इज नॉट कांस्टेंट, ऐसे 2 फॉर्मूले बेटे आपको दिखेंगे कि अगर हर साल का कैश इनफ्लो कांस्टेंट है। सर सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है। तो कैश इनफ्लो का मतलब मैंने यहां लिखा हुआ है, आप ये सारे मैटर्स लिख लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए कैश इनफ्लो मैंने लिखा हुआ है। कैश इनफ्लो कुछ और नहीं है, इस कैश इनफ्लो का दूसरा मतलब निकलता है
कैश में कमाया हुआ प्रॉफिट। क्या बोला रिया मैंने? कैश में कमाया हुआ प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो कैश में मेरे जेब में आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑन पेपर प्रॉफिट दिखता अलग और कैश में प्रॉफिट जेब में आता, पॉकेट में अलग। सर ऐसा क्यों होता? अरे क्योंकि यार बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं वो ऑन पेपर दिखते लेकिन उसके लिए कोई पेमेंट ही नहीं जाता। जैसे सैलरी ऑन पेपर खर्चा दिखता, पैसा भी जाता एम्प्लॉय के घर पे। रेंट ऑन पेपर दिखता खर्चा, पैसा जाता लैंडलॉर्ड के घर पे। एडवर्टीजमेंट ऑन पेपर दिखता खर्चा, पैसा जाता एडवर्टीजमेंट एजेंसी के घर पे। डेप्रेसिएशन ऑन पेपर दिखता खर्चा लेकिन पैसा कहीं जाता ही नहीं। तो डेप्रेसिएशन लिखने के बाद जो प्रॉफिट आता वो दिखता कम लेकिन कैश वाला प्रॉफिट रहता ज्यादा, बिकॉज डेप्रेसिएशन इज माय नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्योंकि डेप्रेसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। उस नाम से पैसा कहीं जाता ही नहीं यार। पैसा तो उसी दिन चला गया था रिया, जिस दिन मैंने उस फर्नीचर या मशीन को खरीद के लाया था उसी दिन वो खर्चा हो गया था, पैसा चला गया था। आज क्या कर रहे हैं? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था, जैसे कि 1,00,000 रुपए की मशीन मैंने खरीद के लाई और लाइफ थी 10 साल, तो डेप्रेसिएशन हर साल का 10,000। तो 10,000 रुपए का डेप्रेसिएशन नाम से खर्चा, हम बड़े खर्चे का बर्डन हर साल आने वाले इनकम के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, डेप्रेसिएशन के नाम से डालेंगे। इसलिए डेप्रेसिएशन को दूसरे भाषा में अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। क्या बोला मैंने? अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलो कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे दिया जाएगा PBDT। व्हाट इज PBDT? P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, B फॉर D डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। दिस इज अ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस करने के पहले वाला प्रॉफिट। तो एक काम करते, दिस इज माय प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो पहले डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद अब क्या बचा? डेप्रिसिएशन माइनस हो गया तो अब बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने के पहले वाला प्रॉफिट। क्योंकि टैक्स का जो रेट रहेगा 40%, 50% इनकम टैक्स, वो डेप्रिसिएशन खर्चा माइनस करने के बाद लगता ना रे। डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा डिडक्ट करना अलाउड करता ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसलिए हमने पहले डेप्रिसिएशन को माइनस किया और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर 40%, 50% जो भी टैक्स है वो लगाएंगे और टैक्स नाम का खर्चा माइनस करेंगे। और उसे माइनस करने के बाद जो बचा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोले तो पार्ट। अब मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया तो डेप्रिसिएशन तो मेरे लिए जो माइनस हुआ था वो तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर था, तो उस डेप्रिसिएशन को अभी मैं वापस से कर दूंगा एड बैक, क्योंकि वो एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर था जिसकी वजह से प्रॉफिट दिख रहा है कम लेकिन कैश वाला प्रॉफिट मेरे पॉकेट में है ज्यादा। दैट्स व्हाई मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैंने डेप्रिसिएशन को कर दिया ऐड, तो तब जाके जो आंकड़ा मुझे मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट टैक्स माइनस करने के बाद वाला, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करने के बिफोर वाला, इसलिए उसे मैंने नाम दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला बट बिफोर डेप्रिसिएशन वाला। इसी को प्यार से बोला जाता है कैश का इनफ्लो। क्या बोलते हैं इसे? कैश का इनफ्लो। कि मेरे जेब में मैं जो मशीन खरीदूंगा उससे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो गुड्स प्रोडक्ट बिकेगा, बिकेगा तो सेल होगा, सेल होगा, सारे खर्चे होंगे, माइनस करने के बाद मेरे जेब में कितना कैश इनफ्लो आने वाला है मुझे ये देखना है। तो मुझे चाहिए कैश का इनफ्लो। कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे सामने दो मशीन है, मशीन एक्स देन मशीन वाई। अच्छा, मशीन एक्स की कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, मशीन वाई की कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए। और कैश इनफ्लो मशीन एक्स का है 20,000 और मशीन वाई का है 50,000 पर एनम, हर साल कैश इनफ्लो। और लाइफ कितनी है? मशीन एक्स की लाइफ है 10 साल और वाई की सिर्फ 4 साल, यानी मशीन एक्स मेरे को 10 साल तक के 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 कमा के देगा और मशीन वाई मेरे को 50,000 देगा ना, बड़ा वाला प्रॉफिट कमा के देगा। कैश इनफ्लो यानी तो कैश प्रॉफिट ना, हाँ, तो कमा के देगा। लेकिन
बहुत साल नहीं, 4 ही साल कमा के देगा। ठीक है, तो मुझे पूछा गया है कैलकुलेट पीबीपी यानी पे बैक पीरियड निकालिए, यानी आज जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, पे किया, वो मुझे बैक कितने दिनों में मिलेगा ये मुझे बताइए। एंड स्टेट विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, कौन सा प्रोजेक्ट मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सी मशीन मैंने खरीदना चाहिए, ये उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलो सॉल्व करते इसे, देखते। इसको मैं ही फिलहाल सॉल्व करता। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालना है पीबीपी, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला मेरा रहेगा पीबीपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबको पता है, अभी अपन ने देखा था, जब कैश इनफ्लो कांस्टेंट रहेगा उस समय पीबीपी का फॉर्मूला रहेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर कैश आउटफ्लो, यानी आज उस मशीन को खरीदने के लिए मेरे जेब से कितना जा रहा, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो पर एनम। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो पर एनम, तो लिख देता इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी आज मेरे जेब से कितना जाने वाला है इस मशीन को खरीदने के लिए, अपॉन और मेरे जेब में कितना आने वाला है कैश इनफ्लो, बोले तो कैश वाला प्रॉफिट पर एनम, मेरे जेब में कितना आने वाला है मुझे ये देखना है। ठीक है, तो लिखूंगा मशीन एक्स के लिए, सबसे पहले ये रहा मशीन एक्स का आंसर। तो मशीन एक्स का आंसर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीन एक्स को खरीदने के लिए आज मेरे जेब से 1 लाख रुपए जाने वाले हैं, तो लिख देता इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीन एक्स के लिए मेरे जेब से जाने वाली है 1 लाख रुपए, और कैश इनफ्लो मेरे जेब में सालाना कितना आएगा 20,000 रुपए पर एनम, ऐसा 10 साल आने वाला है। लेकिन पे बैक पीरियड लाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो उसे इग्नोर करता। फिलहाल उसे साइड में रखिए, फिलहाल क्लरिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। कितने साल तक के, 10 साल तक के। ठीक है, नहीं 10 साल नहीं, सॉरी 10 साल मेरे कुछ काम का नहीं है। मैंने क्या 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 देखना है हमें, कैश इनफ्लो पर एनम, हर साल मेरे जेब में कितना आता है, तो हर साल आता है 20,000 रुपए पर एनम, लिख देता 20,000 रुपए पर एनम। तो इस हिसाब से देखा जाए एक साल में 20,000, दूसरे साल में 40, तीसरे साल में 60, चौथे साल में 80, पांचवें साल में 1 लाख, तो डाला हुआ 1 लाख रुपया मुझे वापिस मिलेगा, बैक मिलेगा 5 इयर्स में। तो पीबीपी ऑफ पे बैक पीरियड ऑफ मशीन एक्स, आज मैंने जो 1 लाख पे किया वो मुझे बैक कितने पीरियड में, ईयर में मिलेगा, तो 5 सालों में मिलेगा। ठीक है, अब देखते मशीन वाई का। ये रहा मशीन वाई, फॉर्मूला है वही वाला अपना पुराना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आज इनिशियली कितना इन्वेस्ट करना है, तो देखो रोबर ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है, 1.5 लाख रुपए डालना है आज के तारीख में, लिख देता इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स आर 1.5 लाख रुपए, और मेरे जेब में कितना आएगा आज के तारीख में, सालाना 50,000 रुपए पर एनम कैश इनफ्लो मेरे जेब में आएगा। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे कैश इनफ्लो चाहिए। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, कैश इनफ्लो नहीं दिया है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के मदद से मुझे कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन भी आगे चल के हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने बोला ना ज्यादा डिटेल में अब जाने की आवश्यकता नहीं है। नागपुर यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऊपर ही ऊपर बहुत ही पांचट क्वेश्चन आपसे पूछने वाली है, इतना 100%, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखते, 1.5 लाख रुपए डाले, 50,000 रुपए सालाना मिलेंगे कैश इनफ्लो, तो सर मेरा पैसा कितने साल में रिकवर होगा, बैक मिलेगा, तो दोस्तों 3 सालों में मुझे मेरा पैसा बैक मिलेगा। बात समझ में आई? तो दिस इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। मैंने जो आज पे किया वो मुझे बैक 3 सालों में मिलेगा। तो सर अब मशीन एक्स का पे बैक पीरियड है 5 साल,
और मशीन वाई का है सिर्फ 3 साल। तो सर कौन सी मशीन एडवाइजेबल है इस मेथड को देखते हुए, जिसका पर्पस है कि जल्दी से जल्दी पे किया हुआ पैसा कितना जल्दी बैक मेरे पास वापिस आए। तो मशीन नंबर वाई इज एडवाइजेबल टू परचेज, क्योंकि मशीन नंबर वाई ऐसी मशीन है जो आपका पैसा, मशीन नंबर वाई ऐसी मशीन है जिसमें डाला हुआ पैसा सिर्फ 3 सालों में वापिस आएगा। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा ना यार, मैंने डाला हुआ पैसा जल्दी से जल्दी मेरे जेब में आ जाए, मैं तो यही चाहूंगा। इसलिए यह एडवाइजेबल है कि मशीन नंबर वाई शुड बी परचेज, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड सबसे कम है। ठीक है, तो मुझे याद रखना है रिया कि पे बैक पीरियड मेथड, बहुत सारे मेथड है, लेकिन पे बैक पीरियड मेथड को सॉल्व करते समय मुझे कैश इनफ्लो चाहिए और मैं उस मशीन को खरीदूंगा जिसका पे बैक पीरियड इज हायर, पीबीपी, जिसका हाई रहेगा उसको मैं परचेस करना पसंद नहीं, सॉरी, लो रहेगा उसको खरीदना मैं पसंद करूंगा। तो इसलिए मशीन नंबर वाई इज एडवाइजेबल टू परचेज, क्योंकि मशीन नंबर वाई का जो ईयर है, पे बैक पीरियड ईयर है, वो बहुत ही कम है, सिर्फ 3 साल है ना रे। 3 साल में डाला हुआ पैसा मेरे को मेरा वापिस मिल जाएगा। वही मशीन नंबर एक्स खरीदूंगा ना, 5 साल रुकना पड़ेगा किया हुआ इन्वेस्टमेंट वापिस पाने के लिए, 5 साल रुकना पड़ेगा। काय के लिए इतना रुकते? मशीन नंबर वाई खरीद, तो लिख दूंगा कंक्लूजन, सिंस, ऐसा लिखने का एग्जाम है, लेकिन लिखना भी तो नहीं है, मार्क करना है सिर्फ, बहुत ही पंचट काम कर दिया आपका। सिंस the PBP is less for machine Y, therefore it is advisable to purchase machine Y। समझ गया सबको? मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ गया होगा, है ना? हाँ, अब एमसीक्यूज में जब आपको आएगा तो रिया पीबीपी निकालने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दी जाएगी, कैश इनफ्लो दिया जाएगा, लाइफ दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि आप लोग अभी पे बैक पीरियड के अनुसार पे बैक पीरियड निकाल के दे दो, ऐसा बोला जाएगा। और दिया जाएगा तो एक ही मशीन का आएगा, दो का आने का चांस कम है। एक मशीन का देंगे और बोलेंगे भाई तुम पे बैक पीरियड ढूंढ के हमको बताओ, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ये एक चांस है एमसीक्यू आने का। या दूसरा चांस है कि उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को लेके एमसीक्यू आए। एडवांटेज कौन से काय के? मेथड्स के। मैंने बोला ना डिफरेंट मेथड्स है डिसीजन मेकिंग के। मशीन एक्स खरीदूं, मशीन वाई खरीदूं, इसको डिसाइड करने के बहुत सारे मेथड्स है। आप ये फैसला पे बैक पीरियड से भी कर सकते, आप ये फैसला डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड से भी कर सकते, एनपीवी से भी कर सकते, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड से भी कर सकते। लेकिन हर एक मेथड के अपने कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आज हम पे बैक पीरियड को सीख रहे हैं, तो उसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो देखते एडवांटेज क्या है। ठीक है, अब पे बैक पीरियड मेथड का एडवांटेज यह है कि पे बैक पीरियड मेथड कंसीडर करता है रिटर्न, इमीडिएट रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, immediate return of your investment। यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कितने जल्दी रिटर्न मेरे पास आने वाला है, ये अगर देखना है सिर्फ तो गो विथ पे बैक पीरियड मेथड। हां, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है। सर इसका डिसएडवांटेज क्या है बाबा? तो डिसएडवांटेज इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि दिस मेथड इग्नोर द लाइफ ऑफ योर मशीन या प्रोजेक्ट।
देखो ना यार, इसकी लाइफ बड़ी थी ना। आपने बोला मशीन वाई इज अ बेटर प्रोजेक्ट, लेकिन मशीन एक्स की लाइफ देखो 10 साल की है बॉस, 10 साल। ये मेरे को 10 साल खिलाते बैठेगा मस्त पैकी, जबकि मशीन वाई 4 साल में समाप्त तो हो जाएगा। तो लाइफ को इग्नोर किया ना इसने। हाँ, तो लाइफ को इग्नोर किया। इट इग्नोर ऑफ मशीन, मशीन बोलो, प्रोजेक्ट बोलो, कुछ भी बोलो, उसने मशीन के लाइफ को इग्नोर किया। अच्छा, ये डिसएडवांटेज नंबर 2, इट इग्नोर टोटल कैश इनफ्लो। जो मेरे जेब में सिमरन आने वाला है, उस टोटल कैश इनफ्लो को इस मेथड ने इग्नोर कर डाला। जैसे कि मशीन नंबर एक्स में अगर देखा जाए तो आजीवन 10 साल में 20,000 पर ईयर मेरे जेब में आएगा, तो 20,000 इंटू 10 यानी मेरे जेब में 2 लाख रुपए का कैश इनफ्लो आएगा पूरे लाइफ टाइम में मशीन के। और मशीन नंबर वाई में 50,000 इंटू 4, अच्छा यहां पे भी 2 लाख रुपए चाह रहा, फिलहाल ये बात अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो मशीन वाई की कॉस्ट भी तो ज्यादा है, तो मेरे जेब में नेट कैश इनफ्लो 50,000 ही चाहेगा। अबे 2 लाख का कैश इनफ्लो और 1.5 लाख का मेरा मशीन खरीदने के चक्कर में कैश का आउटफ्लो, इनफ्लो नहीं आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो। मशीन खरीदने के चक्कर में कैश का आउटफ्लो 1.5 लाख गया, इनफ्लो 2 लाख आया, तो मेरे जेब में नेट कैश इनफ्लो कितना आया, 50,000 रुपए का आया। और इस केस में 2 लाख रुपए का कैश इनफ्लो, मशीन एक्स के केस में 2 लाख रुपए का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कितना गया, 1 लाख रुपए गया ना बे, कैश आउटफ्लो 1 लाख ही गया, तो मेरे जेब में नेट कैश इनफ्लो कितना आया, 1 लाख रुपए का आया ना। तो नेट कैश इनफ्लो को टोटल नहीं लिखते, नेट लिखते, नेट, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। तो नेट, इट इग्नोर्स नेट कैश इनफ्लो, जिसे इस मेथड ने कंसीडर ही नहीं किया, साले ने इग्नोर कर डाला डिसीजन लेते समय। डिसीजन किसके आधार पे लिया गया कि कौन सा मशीन मेरे को मेरा पैसा जल्दी से जल्दी वापिस देगा, इसी बात को लेके डिसीजन लिया गया। बाकी सारे मैटर्स को फेंक डाला गया। लाइफ क्या है, कितने दिन प्रोजेक्ट चलेगा, कॉस्ट क्या है, नेट कैश इनफ्लो कितना आएगा, टोटल कैश इनफ्लो कितना आएगा, इसको देखा नहीं इस मेथड ने। समझ गया? तो ये एमसीक्यूज में आएगा, आप नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए और लेक्चर सुनते चलिए। यहां मेरा ये मेथड समाप्त हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको खुद के तरफ से देता, आप मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व लिख करके देता आपको, आप सॉल्व करके मुझे आंसर भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट पे बैक पीरियड, ठीक है? इस केस में पे बैक पीरियड निकालिए। तो ये रहा मशीन एक्स, मशीन ए, मशीन बी, मशीन ए, मशीन बी। ये रही मशीन की कॉस्ट, ये रही मशीन की लाइफ और ये रहा मशीन का कैश इनफ्लो पर एनम, ठीक है? अच्छा, मशीन ए की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, लाइफ बाद में लिखता, कैश इनफ्लो है 1 लाख रुपए, ठीक है? अच्छा, मशीन वाई की, मशीन बी की, मशीन बी की कॉस्ट है 6 लाख रुपए, कैश इनफ्लो है 80,000 रुपए पर एनम, ठीक है? और लाइफ है, इसकी लाइफ है 6 साल और इसकी लाइफ है 8 साल, ठीक है? तो आपको बताना है कि विच प्रोजेक्ट आई शुड परचेस पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंगली। कैलकुलेट पे बैक पीरियड, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करोगे
सॉल्व करके मुझे आंसर भेजोगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा या क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको दिया है, इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि दोस्तों इसमें जो कैश इनफ्लो दिया था वो हर एक साल के लिए कांस्टेंट था। कांस्टेंट बोले तो सेम था, यानी पहले साल भी 1 लाख कमाऊंगा, दूसरे साल भी 1 लाख कमाऊंगा, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, पांचवें साल भी, छठवें साल भी, यानी 6 के 6 साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख मेरे जेब में आता रहेगा। ऐसा इन क्वेश्चन की खासियत थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी वही थी। लेकिन अभी जो फॉर्मूला हमने देखा कि पीबीपी, पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो पर एनम। ये जो फॉर्मूला था ये तभी अप्लाई होगा व्हेन योर कैश इनफ्लो पर एनम इज कांस्टेंट, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता। लेकिन अगर कैश इनफ्लो पर एनम कांस्टेंट नहीं है सर, तब क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो उसके लिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन खुद के मन से मैं भी ले सकता, या फिर आपका पेबैक पीरियड का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बुकलेट दी है वो भी हम सॉल्व करके देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी उसी को लेके बना हुआ क्वेश्चन है, आधारित है, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी को लेके बना हुआ क्वेश्चन है। तो दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अ टोटल इनिशियल एक्सपेंडिचर, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दी है 2 लाख रुपए, यानी अभी के अभी मेरे जेब से 2 लाख रुपए जाएंगे बोलता, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है 2 लाख। लेकिन आएगा कितना, मेरे जेब में कितना आएगा, एस्टिमेटेड टू जनरेट अ फ्यूचर कैश इनफ्लो दिया है, पहले साल 30,000, दूसरे साल 38, तीसरे साल 25, चौथे साल 22, पांचवें साल 36, छठवें साल 40, सातवें साल 40, आठवें साल 28, नौवें साल 24, 10वें साल 24 इन इट्स लास्ट ईयर, ठीक है। यानी 10 साल का कैश इनफ्लो है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन एक टेबल बनाते हैं। अब यहां कैश इनफ्लो हर साल का कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट नहीं है, हर साल का डिफरेंट कैश इनफ्लो है। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला था ना कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो पर एनम, ये फॉर्मूला इस केस में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक साल का मेरे जेब में आने वाला कैश का इनफ्लो डिफरेंट है। तो सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ ऐसे। इसके लिए मैं बनाऊंगा एक टेबल, ईयर 1, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठवां साल, सातवां साल, आठवां, नौवां, 10वां, 10 साल की लाइफ उस मशीन की है। सर क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, आपको कैसे पता चला 10 साल की लाइफ है? अबे 10 साल का कैश इनफ्लो दिया है तो लाइफ तो 10 साल की होंगी, तभी मिल रहा ना मेरे जेब में। हाँ, तो 10 साल का कैश इनफ्लो दिया है, उसमें से पहले साल का कैश इनफ्लो लिख देता, कैश इनफ्लो, पहले साल का कैश इनफ्लो मेरे जेब में आने वाला है 30,000, दूसरे साल का 38,000, तीसरे साल का 25 और 22, 25,000, चौथे साल का 22,000, फिर 36 और 40, 36,000, 40,000, फिर और 40 और 28, फिर से 40,000, और उसके बाद 28,000, अच्छा 40, 40 और 28, 24, 24, ठीक है, 24 और 24, ये रहा 24,000 और ये भी रहा 24,000, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये कैश इनफ्लो मुझे दिए गए हैं, और इन कैश इनफ्लो के बाद मुझे सबसे पहले निकालना है पे बैक पीरियड, कि मैंने जो आज के तारीख में कैश आउटफ्लो बोले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
कितना खर्चा किया रे भाऊ? मैंने आज के तारीख में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए डाली हुई है, यानी आज के तारीख में मैंने डाला है 2 लाख रुपए। तो डाला हुआ 2 लाख रुपए मुझे मेरा कितने दिनों में वापिस मिलेगा? पहले साल। इसलिए अपन क्या करते, जितने भी कैश इनफ्लो मुझे दिए हैं उससे एक्यूमुलेट करते। तो मैं कहूंगा एक्यूमुलेटेड या फिर क्यूमुलेटिव, दूसरा शब्द भी अच्छा है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। और बाद में लिखूंगा बैलेंस कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो बोले तो बैलेंस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलो ना भाई, एक ही जो बात है। ठीक है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। पहले साल मेरे जेब में आएंगे 30,000, मैंने डाले थे 2 लाख, 2 लाख में से 30 आ गए, तो कितना आना बाकी रहा? सोचो, 1,70,000 रुपए। आपको समझ रहा है? मैंने कैश आउटफ्लो इन्वेस्ट कितना किया? 2 लाख। पहले जेब में इनफ्लो 30,000 आया, तो बैलेंस कितना बचा? कैश आउटफ्लो का 1,70 बैलेंस बचा ना भाई। हाँ, अच्छा, यानी 1 साल तो मेरे को पेशेंस रोकना पड़ेगा, मेरे को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक के मेरे जेब में 2 लाख रुपए नहीं आते। फिलहाल 30 ही चाहिए भाऊ। चल आगे चलते हैं। 30 और 38, दूसरे साल तक के मेरे जेब में आ गए 68,000 रुपीज। दिस इज क्यूमुलेटिव, यानी एक्यूमुलेट करते जाना पड़ेगा कैश इनफ्लो को। अच्छा, तो मैंने डाला था 2 लाख, 2 लाख डालने के बाद 2 लाख में से मेरे जेब में 68 आ गया, 2 लाख माइनस 68, तो अब मेरे जेब में कितना बैलेंस बचा वापिस आने का? 1,32,000 रुपए बैलेंस बच गया जो आने का है। ठीक है, अच्छा, तीसरे साल का मिला के कितना आ गया? 68,000 प्लस 25,000 तीसरे साल का, यानी अब मेरे जेब में आ गया 93,000। अगर मैं तीसरे साल तक के रुकू तो 93,000 मेरे जेब में आ गए। सर अब कितना आने का बचा? 93 आ गया, 93 माइनस 2 लाख, तो अब मेरे जेब में आने का बचा 1,07,000। अभी अपन ने कितना पेशेंस रोका है? 3 साल तक के अपन रुक गए। हाँ, पैसा वसूल होने का है, बैक आने का है। हाँ, चलो और रुकते, चौथे साल और धंधा करेंगे भाऊ। चौथे साल और धंधा करेंगे तो 93,000 प्लस 22, यानी मेरे जेब में 1,15,000 रुपए आ जाएगा। सही है? अच्छा, 2 लाख माइनस 1,15, 2 लाख माइनस 1,15,000 रुपए मेरे जेब में आ गए। अब कितना आने का बचा पोपट? अब मेरे जेब में आने का बचा 85,000 रुपीज। सही है? अच्छा, अब 1,15 आ गया, यानी और धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कितने रुपए चाहिए बैक? 2 लाख रुपए चाहिए जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो 1,15 आ गया। अच्छा, मैंने 5वें साल और धंधा किया तो 1,15,000 प्लस 36,000, यानी 1,51,000 रुपए मेरे जेब में आ गए। तो 1,51 माइनस 2 लाख, अभी कितना बैलेंस बचा कैश आउटफ्लो का? मेरा जो आउटफ्लो कितना गया था? 2 लाख रुपए गया था, उसमें से 49,000 रुपीज बच गया, यानी मुझे और 6वें साल धंधा करना ही पड़ेगा, तब तक के मेरे 2 लाख रुपए मेरे जेब में पॉकेट में वापिस आने वाले, बैक आने वाले नहीं है। चल 6वें साल धंधा करूं तो 151 प्लस 40 बोले तो कितना आ गया मेरे जेब में? अभी 191। डाला कितना था? 2 लाख, 191 तो आ गए भाई, यानी अभी 9,000 रुपए बचे। अब 9,000 पाने के लिए मेरे को कौन से साल धंधा करना पड़ेगा? और 7वें साल धंधा करना पड़ेगा। लेकिन 7वें साल में मुझे 9,000 मिलने वाले कि 40,000 मिलने वाले? 7वें साल में मेरे को 40,000 रुपीज मिलने वाले हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। हाँ, अभी मैंने धंधा कब तक के किया? 6वें साल, 6 ईयर तक के किया। 6 साल तक के धंधा किया तो कितना प्राप्त हो गया मेरे को? 191। मेरे को कितना चाहिए? 2 लाख। कितने की कमी है? 9,000। 9,000 मुझे कौन से साल से मिलेगा? 7वें साल से मिलेगा, लेकिन 7वें साल में मैं कमाने वाला हूं 12 महीने में 40,000। मेरे को कितना चाहिए? सिर्फ 9,000। तो 9,000 पाने के लिए मुझे और कितने महीने धंधा करना पड़ेगा? तो चलते नीचे, यहां तक के तो मेरा हो गया। लिख देता पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, ठीक है, पे बैक पीरियड। चलो, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड पहले साल नहीं, कितने? 6 साल तो पक्का, कितने? 6 साल तो पक्का लगेगा ना रे। ये क्या है? 6 साल, 6 साल, 6 साल तो पूरा लूंगा मैं बाबू। 6 साल तक के 191 रिकवर हो रहा है, तो 6 ईयर्स, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है।
ऐसे ही ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको। 6 इयर्स प्लस कितने महीने लगेंगे वो अपने को देखना पड़ेगा। अगर मैं 12 महीने पूरा रुकू तो 12 महीने पूरा रुकू तो 12 में 7वें साल के 12 महीने में मैंने कितने रुपए कमाए? 40,000। मुझे कितने चाहिए? 9,000। तो उसके लिए कितने महीने मेरे को रुकना पड़ेगा? ठीक है, 40,000 रुपए का कैश इनफ्लो मैंने कमाया। कितने महीने में? मैंने कमाया 12 महीनों में। मुझे 40 नहीं 9,000 रुपए चाहिए। 2 लाख प्राप्त करने के लिए सिर्फ 9,000 की गैप है, डेफिसिट है। तो उतना पाने के लिए मेरे को कितने महीने रुकना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर, आंसर मिल जाएगा 6 साल। यानी मेरा 6 साल में 191 तो रिकवर हो गया है ना। हाँ, और 9,000 रुपए और चाहिए, तभी तो 2 लाख रुपए वापस मिलेंगे ना मेरे को। 10 साल पूरा रुकने की गरज नहीं है, 6 साल कुछ महीने रुकना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? 9,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 40,000। तो आंसर आया 2.7 प्लस 2.7 मंथ। तो बोलते समय में 6 साल एंड 3 महीने, मंथ्स अप्रोक्सीमेटली बोल सकता क्या सिमरन? बिल्कुल बोल सकता। तो मैं बोलूंगा मैंने जो 2 लाख रुपए डाले थे उसको रिकवर करने के लिए मुझे 6 साल 3 महीने लगेंगे। समझा? तो दिस इज अ क्वेश्चन जहां आपका कैश इनफ्लो पर एनम कांस्टेंट नहीं था। कैश इनफ्लो नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं था बेटे, नॉट कांस्टेंट। हर साल का कैश इनफ्लो डिफरेंट था। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हर साल का कैश इनफ्लो देखो कांस्टेंट था, कांस्टेंट हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। यहां कैसा है? पहले साल 30, दूसरे साल 38,000, तीसरे साल 25, चौथे साल 22। ऐसा डिफरेंट कैश इनफ्लो था। समझ गया सबको? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सॉल्व करके लाइएगा, मुझे सॉल्व करके बताइए, अपन चेक करेंगे आंसर सही दिया जा रहा है या फिर गलत। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, कैश आउटफ्लो। आज के तारीख में मेरे जेब से जा रहा है 2,50,000 पूरा मशीन खरीदने के लिए, अभी के अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और कैश इनफ्लो मेरे जेब में आने वाला है, मेरे जेब में आने वाला है पहले साल 30,000, दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 50,000, चौथे साल 36,000, फिर 5वें साल 35,000। रुक जाओ, हाँ थोड़ा सा देखने दो मेरे को। फिर चौथे साल 35,000, फिर 45,000। ठीक है, ठीक है। फिर आगे आने वाला है 36,000, फिर 7वें साल आने वाला है 48,000 और फिर 32,000। ठीक है, कैलकुलेट पीबीपी, कैलकुलेट पीबीपी। ठीक है, तो यहां पे आज का ये टॉपिक का पहला मेथड, दैट इज कौन सा मेथड? पे बैक पीरियड मेथड। जहां कांस्टेंट कैश इनफ्लो रहा तो क्या करेंगे और डिफरेंट कैश इनफ्लो रहा तो क्या करेंगे, ये दोनों मैंने आपको सिखा के दे दिया है। इससे ज्यादा सीखने की आवश्यकता बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है। जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं बस आप उसे सॉल्व करके देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इससे ज्यादा फिलहाल आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट मेथड में हम जाएंगे, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नहीं, उसके पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी देखेंगे, वो देखेंगे और फिर उसके बाद एनपीवी मेथड में जाएंगे। तो यहां इस लेक्चर को यहां पे रुकते, लेकिन जाते जाते पोपट तेरे को डांस करने के लिए, फड़फड़ाने के लिए, उड़ने के लिए मैं एक सुंदर गाना बजाते हुए जाऊंगा। आप भी सुनिए, मैं भी सुनूंगा, लगे तो मिलके डीजे करेंगे और उसके बाद आज के इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं मस्त तरह की सॉन्ग आपके लिए बजा के देता, एकदम टैचू वाला गाना। ठीक है, सिमरन पोपट तुम्हारे लिए लो ये सॉन्ग।
तो ये रहा पोपट सिमरन तुम लोगों के लिए प्यारा सा सॉन्ग। हे उरात होते धडधड लाली गालावर आली आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली. अरे उरत होते धडधड लाली गालावर आली आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली. आता धीर झालो यार मग बधीर झालो यार आणि तुझ्याच साठी बनवून मजनू माग आलो यार आणि उडतंय बुंगाट पळतंय झिंगाट रंगात आलं यार झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झालं झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंग. इस बार हम इम्पल्स में नहीं डांस कर पाए, लेकिन एग्जाम के समय पक्का डांस करेंगे। थोड़ा तो करेंगे, घर पे करेंगे, तुम अपने घर नाचना, मैं अपने घर नाचूंगा, लेकिन करेंगे। आता उता वेळ झालो गुडगा बाशिंग बांधल तुझ्या नावाचं मी मिशेल टॅटून गोंधल हात भरून आलो या हात भरून आलो या लई दुरून आलो या आणि करून धाडी भारी परफ्यूम मारून आलो या आग समद्या जोरात लई जोरात रंगात आलं या झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंग. कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये सॉन्ग मराठी में ही अच्छा लगता है। जय महाराष्ट्र। माझी गाई कधी बनणार तू राणी माझ्या लेकराची आई समद्या गावाला झाली या माझ्या लग्नाची ये एक्शन में मेरे बीवी को बोलता, बहुत घूर के देखती। घाई आता तारट झालू या आता तारट झालू या तुझ्या घरात आलू या लई फिरून बांधावरून कलटी चलो मारून वरात दारात आलो या झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंग. तो स्टूडेंट्स आप डांस कंटिन्यू करिए, मैं यहाँ रुकता, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू।